हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा समाकलन चैप्टर था वो बच्चों समाप्त हो गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 वो है समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें मतलब समाकलन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अभी तक तो हमने समाकलन पढ़ा था, अब उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस की, उनका यूज जो वास्तविक जीवन की समस्याओं में उनका यूज है तो वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो इसमें हम अनुप्रयोग में बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इसमें फिलहाल एक ही अनुप्रयोग तुम्हारे सिलेबस में, वो अनुप्रयोग है कि समाकलन की मदद से क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना तुम्हारे सिलेबस में, इसके अनुप्रयोग वैसे और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में केवल इतना है कि तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि अवकलन है ना, अवकलन के भी अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, तो अवकलन के बहुत सारे अनुप्रयोग तुम्हारे सिलेबस में हैं। ठीक है, लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग तुम्हारा एक ही अनुप्रयोग सिलेबस में है, वो है क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, क्षेत्रफल किस चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल बहुत सारी कंडीशन गिवन होंगी। ठीक है ना, कोई वक्र दिया होगा, ठीक है, और वो दिए होंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है, और उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, वृत्त दिया होगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, दीर्घवृत्त, और कई सारी आकृतियां दी होंगी अलग अलग। तो क्षेत्रफल स्पेशली किसी एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना। ठीक है ना, तो जो भी आकृतियां उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसका क्षेत्रफल तुम्हें ज्ञात करना है। तो बच्चों समाकलनों के अनुप्रयोग जहां तक अगर अब मैं बात करूं एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा सा, ठीक है ना, तो अब इसमें दरअसल दो ही एक्सरसाइज है। वैसे तो समाकलनों के अनुप्रयोग में दो प्रश्नावली हैं, खाली प्रश्नावली 8.1 और 8.2 है इसमें, और एक विविध है। ठीक है, विविध तो हर एक में होती है, तो दो प्रश्नावली वैसे हैं और एक विविध है। तो इसमें जो सामान्यतः जो क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, 6 नंबर का प्रश्न हमेशा इससे आता है। ठीक है ना, फिक्स है कि 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, अब दरअसल इस साल क्या हुआ है तुम्हारा, ठीक है, जो जहां तक मेरा ख्याल है कि इस साल जो इसकी प्रश्नावली 8.2 है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब जब प्रश्नावली 8.2 हट गई, तो अगर अभी भी इससे 6 नंबर का आता तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मतलब चैप्टर ये हो गया है नंबर लाने के लिए, कम से कम 6 नंबर सीधा लाने के लिए, क्योंकि एक एक्सरसाइज तो वैसे ही हट गई है। वो एक्सरसाइज पहली वाली एक्सरसाइज से थोड़ा सा टफ है। ठीक है ना, वो वाली एक्सरसाइज पहली वाली एक्सरसाइज से टफ है, पहली वाली थोड़ा इजी है। ठीक है, तो वो दूसरी वाली निकाल दी गई है, और जो विविध से भी इसके 6 नंबर के क्वेश्चन विविध से भी आ जाते थे, लेकिन विविध के भी जो क्वेश्चन आते थे, विविध के भी जो क्वेश्चन थे 6 नंबर में आते थे, वो ज्यादातर दूसरी वाली एक्सरसाइज से ही रिलेटेड रहते थे। तो एक तरीके से अगर हम बोलें विविध से भी आएंगे अगर, ठीक है ना, क्वेश्चन, तो वो केवल कौन से वाला आएंगे, विविध से भी केवल जो प्रश्नावली 8.1 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो एक दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट एक दो ही क्वेश्चन है, वो क्योंकि पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, वो भी मैं तुम्हें कराऊंगा। तो इसमें जो भी क्वेश्चन अगर मतलब हमें केवल प्रश्नावली मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर हम प्रश्नावली इसकी 8.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख लें, और 8.1 के जो क्वेश्चन हैं 12-13 क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, 11-12 क्वेश्चन है, वो देख लें। ठीक है, और विविध के मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड हैं, ठीक है ना, 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो देख लें, तो हमारे 6 नंबर इसमें हमारे आराम से आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए बच्चों पहले काफी कुछ हमें इसमें नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें इसे समझना पड़ेगा, तब हम इसको एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे, ठीक है, कि हम किस तरीके से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों ये है अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से हम समझेंगे, और अगर ये समझ में आ जाता है तो लगभग सारे क्वेश्चन हम प्रश्नावली के कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस इसके रहते हैं, तो देखो बच्चों, तो मान लो ये तो क्या है, ये तो अक्ष दिया है। ठीक है, ये तो एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, ये हो गया वाई अक्ष हो गया। ठीक है,
अब कैसे, अब मान लो कोई वक्र दे रखा है, ठीक है ना, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल लिखे ना, इसका क्या मतलब मान लो कोई वक्र दे रखा है ऐसा करके, ये वक्र है, ठीक है, ये वक्र दिया है, ठीक है, और दूसरा तुमसे कहा है कि ये वक्र और जो इसके सामने अक्ष है, ठीक है, तो इस वक्र के आगे कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है ना, तो वक्र और एक्स अक्ष के बीच का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, बीच का क्षेत्रफल कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट, हो सकता है वक्र थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो एक पॉइंट दे देंगे यहां से यहां तक का। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहां से यहां इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है ना, ऐसे इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये क्षेत्रफल इस तरीके से हमें ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल जो आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें जो ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है, कि जो अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ वो केवल तब लागू होगा जब तुम्हें एक तरफ कर्व दिखेगा, मतलब एक तरफ वक्र दिखेगा और दूसरी तरफ तुम्हें अक्ष दिखेगी, ठीक है ना। वो अक्ष एक्स भी हो सकती है और वो वाई भी हो सकती है, मैं वाई वाला भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक्स वाला बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम्हें कोई रेखा दिख गई, ठीक है ना, यहाँ पे है वक्र, ठीक है, यही कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, ठीक है, ये तो वक्र है, यहाँ पे कोई दूसरी रेखा है, एक्स अक्ष नहीं है, कोई और रेखा है, ठीक है, तब तुम्हें इसका और इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तब दिक्कत, तब ऐसे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें इसके लिए, देखो इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इसके लिए तुम्हें बच्चों एक वक्र दिया होगा, ठीक है ना, इधर की साइड अक्ष होगी, एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जो भी अक्ष हो, ठीक है। इसका एक तरीका होता है बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, एक स्ट्रिप बनानी है, ठीक है ना, एक पट्टी बनानी है, ठीक है, एक छोटी सी प्रारंभिक पट्टी बोलते हैं इसे, ठीक है, एक स्ट्रिप बनानी है, कैसे, देखो इस तरीके से बनानी है स्ट्रिप, ये स्ट्रिप। अब देखो स्ट्रिप कैसे बनानी है, ठीक है, अब तुम बोलोगे स्ट्रिप बनाई सर ऐसे करके बनाइए, ऐसे भी तो बना सकते थे, ठीक है। तो यही तुम्हें मेनली ध्यान रखना है कि जो तुम ये पट्टी बनाओगे, स्ट्रिप बनाओगे, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना कि वो एक तरफ से क्या छूनी चाहिए, वक्र को छूनी चाहिए, और दूसरी तरफ से बच्चों किसको छूनी चाहिए, अक्ष को छूनी चाहिए, ठीक है। इस चीज का तुम बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे, जो स्ट्रिप बनाओगे वो एक तरफ वक्र को छुए, एक तरफ किसको छुए, अक्ष को छुए, ठीक है। वो अक्ष एक्स भी हो सकता है, वो अक्ष वाई भी हो सकता है, वाई वाला मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अभी इस स्ट्रिप पे ही थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है, इस स्ट्रिप पे। अब इस स्ट्रिप की एक लेंथ लेंगे, ठीक है ना, लंबाई। तो बच्चों अगर हम देखें तो अभी हम किस ओर हैं, देखो ध्यान से, ऐसे करके लंबाई, तो ये अक्ष कौन सी है, वाई है ना, तो हम अगर ऐसे में चलते हैं ऊपर तो वाई डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो इसको क्या मान लेना है, इसकी लंबाई को मान लेना वाई, ठीक है, इसकी लंबाई को मान लेना वाई, ठीक है। इसकी लंबाई को हमेशा वही मानना है और जिस डायरेक्शन में स्ट्रिप ये होगी, ठीक है ना, ये अगर वाई डायरेक्शन में तो इसकी डायरेक्शन को, इसकी लंबाई को वाई मान लेना, ठीक है। अब देखोगे इसकी चौड़ाई, तो तुम्हें दिखेगी कि लंबाई तो काफी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन चौड़ाई क्या है, काफी कम दिख रही होगी, बहुत छोटी सी दिख रही है ना चौड़ाई, तो इसलिए चौड़ाई को क्या, और दूसरा तुम्हें दिख रहा होगा कि चौड़ाई किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब तुम्हें ये तो पता चल गया कि चौड़ाई को एक्स मानेंगे, लेकिन बच्चों क्योंकि चौड़ाई छोटी है, काफी छोटी है, ठीक है, तो चौड़ाई बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसे एक्स ना मान के क्या मानेंगे, dx मानेंगे। तुम्हें पता है ना dx का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जब अल्प बहुत ही ज्यादा छोटी दूरियों का प्रयोग करते हैं तो तब हम यहाँ पे dx लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस हो गई, तो dx, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर ध्यान से देखेंगे, हमें तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, हमें यहाँ का ठीक है। इसके बाद अब क्या करोगे तुम, जो स्ट्रिप हमने मानी थी इसे एज ए एक आयताकार तुम स्ट्रिप देखोगे, ठीक है ना, एक आयताकार, मतलब सोचो कि आयत बन गया, ठीक है। हालांकि तुम्हें लग रहा होगा इसकी लंबाई तो चलो ये ठीक है, नहीं चौड़ाई में तुम बोल रहे होगे यहाँ पे तो ये देखा है इस तरीके से, यहाँ तो कर्व आ रहा है, लेकिन बच्चों ये जितनी छोटी लेंथ है ना dx, हम बहुत छोटी है, अभी तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने तुम्हें ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा छोटी लेंथ होती है, ठीक है। तो इतनी छोटी होती है कि हम इसको कर्व ना मान के एक रेखा ही मान सकते हैं, इतनी ज्यादा छोटी डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसे पूरा एक रेखा ही मान लेते हैं, तो इसे एक एज ए आयत ट्रीट करते हैं कि ये आयत है, तो तुम्हें आयत का क्षेत्रफल तो आता ही होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी है y, और ये कितना है dx। तो हम यहाँ से एक तरीके से हमने क्या निकाल लिया, इसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया बच्चों, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इस पट्टी का क्षेत्रफल आया, ठीक है। इस देखो अभी समझा रहा हूं मैं, पूरा समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो इस पट्टी का अगर मैं क्षेत्रफल बताऊं तो वो आया y इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है, y इंटू डी एक्स इसका क्षेत्रफल आ गया है,
इस पट्टी का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने बोला कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो y गुना dx, तो इसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमें इस पट्टी का क्षेत्रफल तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस पट्टी को ही, ठीक है, हम देखेंगे इस पट्टी की मदद से ही, ये जो स्ट्रिप है इसी की मदद से हम इस पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि इसी स्ट्रिप को अगर हम स्टार्ट करें इस जगह से, ठीक है, इस स्ट्रिप को हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, इसी स्ट्रिप को, ये खड़ी है स्ट्रिप, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इस स्ट्रिप को आगे 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 ले जाता हूँ और यहाँ तक ले जाता हूँ। तो तुम ध्यान से देखोगे कि ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो हमें करना क्या है बच्चों, हमें इसी स्ट्रिप की मदद से ही, हमने इसका क्षेत्रफल निकाला था y इंटू डी एक्स ना, अगर हम इस dx को, ठीक है ना, ये dx है ना, ये x, y तो इस तरीके से ही रहेगा, ठीक है ना, हम अगर क्या करें इधर की साइड ऐसे चलते जाएं, ठीक है ना, स्ट्रिप चल कैसे रही है पहले ध्यान से देखो, स्ट्रिप ऐसे खड़ी थी ना, ये किस डायरेक्शन में चल रही है, x डायरेक्शन में चल रही है कि y डायरेक्शन में चल रही है, देखो ऐसे चलाई मैंने स्ट्रिप, ये ऐसे थी ना स्ट्रिप, इसको मैंने ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चलाया, ये पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो किधर की ओर चलिए, x डायरेक्शन में चलिए ना स्ट्रिप, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर x डायरेक्शन में तुम क्या कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, ठीक है, इसको क्या कर लो, समाकलन इसका ले लो, ठीक है। तो हमने यही तो पढ़ा है कि हमने समाकलन की मदद से क्या निकालने जा रहे हैं, हम किसकी मदद से कर रहे हैं, समाकलन की ना, तो समाकलन का यूज तो हो गई। तो अगर हम समाकलन ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक का, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या देखना, उसके लिए अब हमें देखना कि ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो ये रेखा भी अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से x इक्वल टू a हो जाएगी, और ये वाली मान लो b है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, x इक्वल टू b हो जाएगी, जिसे कोटि भी बोल देते हैं, ठीक है, कोटि बोल देते हैं, ये कोटि x इक्वल टू a और कोटि x इक्वल टू b, इसको ऐसा भी बोल दिया जाता है, ठीक है, कोटि में भी कह दिया जाता है। तो ये x इक्वल टू a, तुम्हें ये किसी भी तरीके से पता चल जाए, ये तुम्हें चाहे यहाँ पे ये पता चल जाए कि ये बिंदु a 0 है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी b है, या तुम्हें एज ए रेखा पता चल जाए ये x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक है। बस तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये दूरी x में यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, b है। तो एक तरीके से a से और b तक में अगर तुम इसका समाकलन बच्चों कर लेते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चली, ये स्ट्रिप a से चली और कहाँ तक चली, b तक चली ये स्ट्रिप, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जो लिमिट है वो लिख देंगे a से लेके और कितना लिख देंगे, b तक। तो हमारा क्या है, ये क्षेत्रफल जो अभिष्ट क्षेत्रफल है, ठीक है ना, जो हमारा ये क्षेत्रफल दिख रहा है, ठीक है, अभिष्ट क्षेत्रफल, ये ऐसे हमारा निकल, अभिष्ट मतलब जो हमें चाहिए कौन सा, ये इसको नाम देना चाहते हो, कुछ नाम दे के भी कर सकते हो, ठीक है ना, मैंने इसे नाम नहीं दे रखा, तुम नाम देना चाहते हो तो a b c और d, b इसको दे सकते हो। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कौन सा, a b c d, जो ये क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, y dx और a से लेके b तक। तो तुम्हें कुल मिला के क्या समझ में आया, ठीक है। हमें सीधा क्या करना है, हमें जैसे ही हमने देखा कि एक तरफ वक्र है, एक तरफ क्या है, अक्ष है, कोई भी अक्ष हो, ठीक है, हमें एक स्ट्रिप ऐसे बनानी कि वो स्ट्रिप क्या हो, एक तरफ वक्र को छुए, एक तरफ अक्ष को छुए, ठीक है। जो लंबी वाली लेंथ है उसको हमने y या x जो भी मान लेना, छोटी वाली को d करके मान लेना, ठीक है, y इंटू डी एक्स हमें लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर dx को हम देखेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो हम देखेंगे इसकी कोटि x इक्वल टू a से b तक है, तो वहां तक हम समाकलन कर देंगे, तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में इसको हल कैसे करते हैं, हल करने के लिए उसके बाद क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ वक्र की वैल्यू दी होती, तो y बराबर कुछ ना कुछ दिया होगा, मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर दिया, तो अब तुम क्या करोगे, y बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। मान लो y का मान एक्स स्क्वायर है, तो तुम यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखोगे, एक्स स्क्वायर का समाकलन करना तुम्हें आता ही है, x यहाँ 3/3, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। मान लो, ठीक है, अब तो ये तो था तुम्हारा एक मैंने जो बताया, ये फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। सेकंड इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर ये तो कुछ इस तरीके का वक्र था, मान लो वक्र थोड़ा दूसरा टाइप का हो, मान लो वक्र ऐसा वाला हो, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है इसके और इसके बीच में, ठीक है ना, ये वक्र दे रखा है, वक्र और किसके, अक्ष के बीच में, ये वक्र है और ये अक्ष है, लेकिन इस बार एक्स अक्ष नहीं है, इस बार कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है, ठीक है। होना वैसे ही है ये भी,
तुम ध्यान से देखोगे होगा ये भी वैसे ही, इसमें कोई अलग चीज नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस बार भी, अगर हम इसको क्या करें, पहले तो मिला लें कि ये है कहाँ तक इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मिला लें। तो इस बार लेकिन डिस्टेंस किधर की ओर है, y की ओर है ना। तो ये मान लो y बराबर कितना है, ये a है, और ये कितना है, ये y बराबर मान लो b है। ठीक है, ये y बराबर b है, मतलब y में हम कितना चल गए, b चल गए, ये y में a, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी b है y में। ठीक है, अभी भी हमने, अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। जो ये एक वक्र दिया और ये अक्ष दिया, इसके बीच में क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो मैंने बताया, अगर तुम्हें पहले वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो तुम एकदम से बता दोगे कि अभी मैं स्ट्रिप बना के इस क्वेश्चन को करूंगा तो स्ट्रिप कैसे बनेगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला था, स्ट्रिप हमेशा कैसे बनानी कि एक और वो वक्र को छुए और एक और किसको छुए, एक और अक्ष को छुए। तो तुम्हें स्ट्रिप इस बार ऐसे बनानी है, पहले खड़े में बनी थी ना स्ट्रिप, इस बार ऐसे लेटे में बनेगी स्ट्रिप। ठीक है, ऐसे में बनी स्ट्रिप। स्ट्रिप हमेशा ऐसे बनानी है कि जिसका एक सिरा वक्र को छुए, एक सिरा अक्ष को छुए, चाहे वो एक्स अक्ष हो चाहे वाई अक्ष हो। ठीक है, अब इसकी लेंथ लेनी है बच्चों। देखो इस बार लंबाई ऐसे में है ना, ठीक है ना, इधर की ऐसे में लंबाई का मतलब ऐसे में हम किधर की डायरेक्शन की ओर चलते हैं, एक्स डायरेक्शन में चलते हैं ना। इस बार इसका मतलब हो गया कि इसकी लंबाई एक्स होगी। ठीक है, और चौड़ाई जो है, इस बार चौड़ाई इस डायरेक्शन में ना, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वाई। इसका मतलब जो इसकी चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो कम है। ठीक है ना, चौड़ाई कम है तो वो dy हो जाएगी। पहले तो हमने y और dx लिया था, इस बार x और dy लेंगे। ठीक है, सेम वही है सब मेथड। अब हम क्या करेंगे, जो अभिष्ट क्षेत्रफल है, हम कौन सा क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं a b c और d। a b c d अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं तो अभिष्ट, नीचे लिख लेता हूं, अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, या हम बोलेंगे कौन सा, ए बी सी डी, वो कितना हो जाएगा इस बार। ठीक है, इस बार क्षेत्रफल कितना आएगा, पिछले वाई डी एक्स आया था, इस बार एक्स डी वाई आ जाएगा ना, एक्स की गुना लंबाई गुना चौड़ाई, तो अभी भी होगा एक्स डी वाई होगा। और इस बार डी वाई है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है ना, डी वाई। तो इस बार हम क्या करेंगे, जो हम इस बार चले इस स्ट्रिप को चलाएंगे वो किस डायरेक्शन में चलाएंगे बच्चों। ठीक है, इस बार स्ट्रिप हम किस डायरेक्शन में चलाएंगे, इस बार हम स्ट्रिप, हमें ये पूरा कवर करना है ना, तो स्ट्रिप कैसे चलेगी, ऐसे तो चलेगी नहीं, ऐसे ऊपर जाने लगी तब तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। स्ट्रिप ऐसे ऐसे जाएगी तो स्ट्रिप कैसे चलेगी, ऐसे में तो चलेगी। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू होगी स्ट्रिप इस जगह से, और ऐसे 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 करके इसको कवर कर लेगी। ठीक है, यहाँ से चलेगी और ऊपर की ओर कवर कर लेगी, तो स्ट्रिप ऐसे चलेगी। किस दिशा में चल रही है, वाई वाली दिशा में चल रही है ना इस बार। तो हमें वाई वाली दिशा में लेना कि कहां से कहां तक चली, वाई बराबर ए से लेकर वाई बराबर बी तक चली। तो इस बार जो लिमिट होगी वो कहां से कहां तक लेंगे, हम ए से और बी में लेंगे। और तुम देखोगे थोड़ा सा अंतर इस बार तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे डी वाई है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम आंसर निकालेंगे ना, तो एक्स बराबर मान लो वाई स्क्वायर दे रखा, तो तब इस बार क्या आएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा ना। तो कोई बात नहीं, ये कुछ ऐसे ही हो गया जैसे मान लो जब एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, टी स्क्वायर डी टी होता है, तो ऐसे ही वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर का अवकलन समाकलन कितना हो जाएगा, वाई की घात 3/3। ठीक है, बस वो बी और ए कर लेंगे जैसे करते ही। ठीक है, तो ये चीज अगर क्लियर हो गई तो लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं पे आधारित है। ठीक है, ये तुम्हें क्लियर हो गया कि एक वक्र होता है, ठीक है ना, एक तरफ क्या होता है, एक तरफ वक्र होता है, एक तरफ अक्ष होता है। ठीक है, एक स्ट्रिप बनाते हैं और उसको बस तुम्हें लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, एंड पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, ये कभी दिया भी होता है रेखा के थ्रू, और कभी कभी तुम्हें खुद निकालने भी पड़ते हैं ये पॉइंट। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें आ गई, तो बस वाई डी एक्स और एक्स डी वाई एकमात्र यही फॉर्मूला लगने जा रहा है और पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत है वक्र। अब वक्र अलग अलग तरह के वक्र होंगे जिनको कि तुम्हें पहले से थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो तुमने कक्षा 11 में पढ़े थे। लेकिन मैं उसको फिर से इस चैप्टर में जिस चीज का यूज होने जा रहा है वो सारी चीजें मैं इन शॉर्ट में तुम्हें अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। सीधा स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं कर रहा मैं, उसमें जिस जिस चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, वो चीजें मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें बच्चों एक चीज और थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तक तुम ध्यान से देखोगे तो जब मैंने क्वेश्चन बताया तो ये प्रथम चतुर्थांश में ही, मतलब यहीं पे ये इस तरीके से वक्र था। ठीक है, अगर बच्चों यही वक्र कहाँ चला जाए, नीचे की ओर चला जाए, ठीक है ना, एक्स अक्ष से अगर नीचे चला जाए तो बच्चों तब अगर हम एरिया निकालें तो उसमें थोड़ा सा जो अंतर आता है वो किस चीज का,
कि जो हम एरिया निकालते हैं ना वो नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है ना, ऋणात्मक हो जाता है। तो अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब अगर इस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं करना चाहता, इस वजह से नहीं करना चाहता कि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे हैं मतलब कम है, या मुझे लगता है ही नहीं फिलहाल। इसको हटाने के बाद जो तुम्हारा सिलेबस है ना, सिलेबस रिड्यूस करने के बाद, ठीक है ना, सिलेबस अगर पुराना वाला ही रहता तब तो थे ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन फिलहाल वो सिलेबस हटाया जा चुका है, तो अब मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। नीचे वाले, नीचे की साइड जो क्षेत्रफल तुम्हें निकाल रहा हूँ तो वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में नीचे की ओर निकालने के, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है तुम लास्ट में लिखोगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम आंसर पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब मॉड लगा लिया जाता है कुल मिला के उस केस में। इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लगा लिया जाता है, मॉड लगा लिया जाता है, तो हम करते हैं मॉड लगा के, मतलब आंसर हमें पॉजिटिव ही लिखना, अगर नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल अब हम, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अब जो भी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें कुछ वक्र जो हैं, स्टैंडर्ड जो वक्र हैं पिछली क्लासेस में पढ़े थे, उनकी सामान्य जानकारी, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ा था, परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी थी ना। तो अब ऐसा नहीं कि हमें परवलय के क्या उसकी नाभियां होती हैं, क्या उसके केंद्र होते हैं, क्या इस तरीके से सारी इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, क्या उत्केंद्रिता होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं चाहिए ऐसी दीर्घवृत्त की भी, हमें केवल मोटा मोटा उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, डायग्राम बनाना आना चाहिए। उतना हमसे अगर हो जाए ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो अब मैं बताता जा रहा हूँ ठीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों अगर हम आएंगे तो सबसे पहले है वृत्त, ठीक है। अब वृत्त में भी बच्चों अलग अलग टाइप की तुमने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है। एक तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो वृत्त की केवल यही इक्वेशन, ठीक है ना, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अलग वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अगर कोई लगा मुझे ऐसा तो तब मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल यही इक्वेशन है सिंपल वाली, नहीं तो फिर थोड़ा वृत्त की और इक्वेशंस भी आती हैं एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। तो 8.2 तो अभी है नहीं, तो फिलहाल तुम्हें वृत्त की एक सिंपल सी इक्वेशन ये वाली याद रखनी है, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर अगर हो, ठीक है। तो ये कौन सी वृत्त की इक्वेशन होती है, ये सबसे पहले तो समझ जाना कि वृत्त की अगर नहीं दिया है, प्रश्न में दिया है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। तो तुम्हें प्रश्न में अगर ऐसे बोला कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो तुम समझ जाओगे ये ए है, 9 तो नहीं लग रहा था, ये ए है, ठीक है, ये ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन में वृत्त दिया तो अच्छी बात है, वृत्त नहीं दिया तो तुम्हें इस इक्वेशन को देख के समझ जाना है कि वृत्त की समीकरण, अब वृत्त भी दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे बनाना भी तो आना चाहिए। तो ये वृत्त कैसा होता है बच्चों, मेन चीज होता है कि अक्षों में बनाना उसको, ठीक है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाने के बाद तब हमें ये सारी चीजें बनानी है जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अक्षों में बनने, ऐसे नहीं कि एक वृत्त ऐसे ही बना दिया कहीं पे भी, अक्ष में बनाना आना चाहिए इसमें, निर्देश अक्षों में, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाने के बाद अब कैसे बनाएंगे, तो जो भी इस फॉर्म का वृत्त होता है, एक्स स्क्वायर होता है जिसमें वाई स्क्वायर होता है खाली, ठीक है ना, एक्स वाई वगैरह ये नहीं होते हैं, ठीक है, और इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस वाली फॉर्म वाला वृत्त का केंद्र हमेशा कितना होता है, 0 0 होता है, ठीक है ना। ये तुम्हें पता ही होगा, मूल बिंदु 0 0 है ना, तो इसका केंद्र हमेशा 0 0 होता है, ठीक है ना। तो ये 0 0 ये हर क्वेश्चन में ये 0 0 होगा, तो मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे भी जहां जहां पे ये होगा तो तुम्हें पता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये बीच में 0 ही होता है हमेशा, ठीक है। तो ये एक ऐसा वृत्त होता है जिसका केंद्र 0 0 होता है और ये इसकी त्रिज्या होती है, तो ये वाला जो बिंदु हो जाता है वो कितना हो जाता है, त्रिज्या कितनी है इसकी, तो तुम देखोगे ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसे ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना, तो जो ए की वैल्यू होती है वही वृत्त की त्रिज्या होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि ये वृत्त की त्रिज्या 16 हो गई, 16 नहीं, तुम उसे ए स्क्वायर के रूप में लिखोगे, मतलब 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग ना, तो तुम लिखोगे 4 का वर्ग, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग, ठीक है, तब तुम लिखोगे यहाँ पे 4, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस रूप में अगर तुमने लिख लिया तो बस तुम्हारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया, ठीक है, ये करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दीर्घवृत्त, ठीक है। दीर्घवृत्त के अगर समीकरण पढ़ें तो ज्यादा पिछली बार थी उसकी समीकरण भी, तो बहुत ज्यादा तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल एक समीकरण याद रखनी है, ठीक है, क्या, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बस एक समीकरण याद रखनी है, यही होती है।
और तुम्हारे दीर्घवृत्त होते कितने टाइप के थे बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये 2 टाइप की होती थी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। एक दीर्घवृत्त तो ऐसा होता था जो जिसकी मतलब जो अगर हम देखें तो उसकी लेंथ एक्स अक्ष की ओर ज्यादा है, ठीक है ना, एक्स अक्ष की ओर देखो लंबा सा है एक्स अक्ष की ओर, और ये वाला जो है ये वाला दीर्घवृत्त वाई अक्ष की ओर लंबा सा है, इसकी लंबाई देखें तो वाई अक्ष की ओर ज्यादा है और एक्स अक्ष की ओर छोटी, इसकी वाई अक्ष की ओर ज्यादा लंबाई है और एक्स अक्ष की ओर छोटी लंबाई है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पहचानना है कि हमको ये वाला वृत्त होगा कि ये वाला वृत्त होगा, ठीक है। तो दोनों की इक्वेशन तो यही है, ठीक है। पहचानने का तरीका तुम ये बनाओगे कि ये बनाओगे, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना जब बनाओगे ये तो ठीक ये वाली चीज ठीक बीच में आएगी, मतलब ओ बीच में होगा, ठीक है। अब ये बनाओगे कि ये बनाओगे तो बहुत आसान है पहचानना। पहचानने के लिए तुम्हें केवल ये देखना है कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना, तो इसमें से तुम्हें देख लेना कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। अगर तुम्हें दिखता है कि एक्स के नीचे वाला बड़ा है, एक्स स्क्वायर है तो उसके नीचे ए स्क्वायर, मतलब ए बड़ा है, ये ए बड़ा तो खुद ही ए स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज तुम्हें बड़ी नजर आती है ना तो सीधा सीधा तुम, क्योंकि एक्स के नीचे वाली चीज बड़ी है, ठीक है, एक्स के नीचे वाली चीज बड़ी है ना, तो तुम एक्स की ओर बड़ा बना दो, तब ये वाला हो। यदि ए बी से बड़ा हो, मतलब ए का मतलब है एक्स के नीचे वाला अगर, ठीक है, एक्स के नीचे वाला अगर क्या हो बड़ा होता है तो तब तुम लंबाई इसको ऐसे में देते हो, एक्स की ओर लंबाई दे देते हो। लेकिन अगर ए बी से छोटा हो, मतलब ए वाला ये एक्स ये छोटा, इसका मतलब बड़ा कौन होगा, बी वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो यदि बी वाला बड़ा हो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि वाई वाला बड़ा हो, तो तब क्या करते हैं वाई की तरफ ही उसकी लंबाई हम कर देते हैं, वाई की तरफ, ठीक है ना, जो बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। और वैसे और बाकी हम नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये तो बात हुई कि बनाना कैसे, किधर की ओर बड़ा बनाना किधर की ओर छोटा बनाना। नेक्स्ट बात करें कि ये डिस्टेंस कितनी लेनी है, तो जो एक्स के नीचे वाली डिस्टेंस होती है वो एक्स की तरफ ही लेते हैं, जो वाई के नीचे वाली डिस्टेंस होती है वो वाई की तरफ लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर है बटे ए स्क्वायर है ना, मान लो यहाँ पे लिखा है 25 लिखा है, तो 25 को क्या लिखोगे तुम 5 का वर्ग, 25 मतलब हो गया 5 का वर्ग, ऐसे जरूर कन्वर्ट करना है, ऐसे नहीं कि एक्स स्क्वायर बटे 25 है तुमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 लिख दी, 25 नहीं 5 का वर्ग, तो ये 5 शून्य हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी हो गई 5 दूरी हो गई, ठीक है। और y की तरफ देखो, y की तरफ मान लो 16 है, 4 का वर्ग होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो x के नीचे वाली डिस्टेंस इस तरफ होती है, y के नीचे वाली डिस्टेंस इस तरफ से होती है दोनों केस में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कंफ्यूज मत होना कि ऐसे मत सोचना कि इस वाले में x की डिस्टेंस दूसरी होती है कि इधर दूसरी होती है, दोनों में सेम होती है, तो छोटे बड़े का फर्क होता है। अगर छोटा हो जाता है तो तब तुम चित्र अलग तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। एक्स अगर छोटा हो जाता है चित्र ऐसा बन जाता है, एक्स अगर के नीचे वाला बड़ा हो जाता है तो चित्र ऐसा बन जाता है। बाकी जो एक्स के नीचे वाली दिशा है वो हमेशा एक्स की तरफ रहती है, वाई के नीचे वाली वो डिस्टेंस वो इतनी रहती है, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट हम आएंगे परवलय पे। तो बच्चों जैसे दीर्घवृत्त की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी, ठीक है ना, मानक समीकरण 2 होते थे ऐसी, लेकिन हालांकि मैंने बताया था समीकरण एक जैसी दिखने में एक जैसी होती थी, लेकिन जब बड़े छोटे का तो अंतर होता ही था ना, तभी तो हम इसको लेते थे। लेकिन जो परवलय होता है उसमें 2 नहीं बल्कि कितनी होती है बच्चों, 4 होती हैं, ये भी तुम्हें 11th में पढ़ाया गया, ठीक है। तो उसकी इक्वेशंस कुछ इस तरीके से होती थी ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y। तो कुल मिलाकर तुम देखोगे इसको पहचानने का तरीका एकमात्र यही है। अभी तुम 4 और a पे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, 4 है और a है, a का मतलब a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, a की वैल्यू मान लो 2 होगी, तो एग्जाम में तुम्हें यहाँ पे 4 दूनी 8, तुम्हें 8x दिखेगा यहाँ पे। मान लो a की वैल्यू 1/4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, तुम्हें यहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू, और तुम्हें x ही दिखाई देगा। तो इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, इस पे तुम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो कि 4a क्या है, ठीक है ना। तुम्हारे दिमाग में केवल इतना होना चाहिए, क्या चीज, एक तरफ एक का वर्ग होता है मतलब y का वर्ग है, और एक तरफ x अकेला है, मतलब इतना बस दिमाग में रखो तुम, ठीक है ना। वाई स्क्वायर बराबर और x ये दिमाग में रखो, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर -x ये दिमाग में रखो, उसके आगे 3 4 5 6 कोई भी संख्या आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 5 6 7, वाई स्क्वायर बराबर 7x भी हो सकता है, वो भी परवलय है। वाई स्क्वायर बराबर 8x है, वो भी परवलय है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 25x है, वो भी परवलय है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे नहीं तुम 4 ढूंढने जा रहे हो उसमें कि 4 तो है ही नहीं तो ये परवलय नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। तो अब कुल मिला के तुमने क्या देखा, इसमें एक और वर्ग है, एक और बिना वर्ग के, एक और वर्ग है, एक और बिना वर्ग के, एक और वर्ग है, एक और बिना वर्ग के, एक और वर्ग है, एक और बिना वर्ग के, ठीक है। तो
वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। तो इस तरीके से 4 समीकरण हमें मिलती हैं। अब इन 4 समीकरणों में भी हम ध्यान देंगे कि इनका चित्र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो चित्र कैसे बनाते हैं उसके लिए हम देखते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो हम ये देखते हैं ये एक्स जो है ना, ठीक है ना, केवल हम इससे पता लगाना है, मतलब अगर मैं एक्स भी नहीं बल्कि मैं ये बोलूं कि जो जिसका वर्ग नहीं होता, जो सिंगल होता है, ठीक है ना, जिसका वर्ग नहीं है, जैसे हम वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, एक्स का वर्ग नहीं है ना, वाई का वर्ग है, हम जिसका वर्ग नहीं है उसको देखेंगे और उसका चिन्ह देखेंगे। तो उसका चिन्ह कितना है, प्लस है ना, तो हम देखेंगे एक्स का चिन्ह प्लस है ना, तो हम देखेंगे एक्स की धन दिशा की ओर इसका मुंह खुला हुआ होगा। एक्स की धन दिशा कौन सी है, यही वाली, तो ये एक्स की धन दिशा है ना, ठीक है, एक्स की धन दिशा है, तो एक्स की धन दिशा की ओर, क्योंकि एक्स यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो एक्स की धन दिशा की ओर इसका मुंह खुला होता है। ठीक है, बनाना तो तुम्हें आता ही। और एक खास बात है चारों के चारों की खास बात यह कि चारों के चारों इस तरीके से यहाँ पे इससे लगे, मतलब मूल बिंदु से होकर गुजरते हैं, ठीक है ना, और इधर उधर बराबर डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, इधर की साइड भी बराबर है, इधर भी बराबर है। ठीक है, तो मूल बिंदु से होके ये जाते हैं। ठीक है, चारों के चारों देखो, ये भी ऐसे ही जा रहा है, ये अगला वाला भी ऐसे जाएगा और दूसरा वाला भी ऐसे, सब जीरो मूल बिंदु से 0 0 से होके तो सब जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या देखा तुमने, एक्स क्योंकि पॉजिटिव था, ठीक है, तो एक्स की धन दिशा की और इसका मुंह खुला हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स के आगे नेगेटिव है ना, तो एक्स की जो ऋण दिशा है उधर की ओर इसका मुंह खुला रहेगा, एक्स की ऋण दिशा है तो ये एक्स डैश। ठीक है, नेक्स्ट अगला वाला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इस बार वाई है ना, तो वाई की जो धन दिशा है उसकी ओर इसका मुंह खुला रहेगा, तो ये वाई की धन दिशा हो गई। और अगला वाला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है, तो वाई की नेगेटिव डायरेक्शन, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन ये नीचे होती है ना, तो इसकी ओर इसका मुंह खुला होगा। तो ये तुम्हें बनाने आने चाहिए मेनली। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसे तुम्हें अब ये नहीं कि इसकी नाभि क्या होगी, इसके केंद्र क्या होगी, ये सब चीजें तुम्हें नहीं, मतलब तुम्हें बनाना आना चाहिए। तो इस तरीके से तुम बस बना लोगे तो काम हो जाएगा। तो बच्चों हमने वृत्त पढ़ लिया, वृत्त की एक ही समीकरण थी, ठीक है ना, दीर्घवृत्त पढ़ लिया, उसकी 2 थी। ठीक है, 2 टाइप से बनना था, समीकरण तो एक टाइप से ही थी लेकिन 2 टाइप से वो बनना था, वृत्त एक टाइप से बनना था, परवलय 4 टाइप से बनना था। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रेखा। ठीक है, तो रेखा की भी तुम्हें थोड़ी बहुत समीकरण आनी चाहिए। ठीक है, तो रेखा की किस टाइप की समीकरण है, सबसे पहले एक समीकरण होती है जो अक्षों के समांतर होती है। तो अगर कभी भी अक्ष के समांतर, ठीक है ना, मतलब ठीक सीधी खड़ी या ठीक सीधी पड़ी जो रेखाएं होती है, ठीक है, तो अगर हम बात करें ये अक्ष, अभी कंफ्यूज मत होना इसमें कहीं कि अक्ष कौन से हो, ये ओ से ज्यादा एकदम से समझ में आएगा, ओ बनाना है, वो लिखना भूल गया था। ठीक है, तो ओ से एकदम से अब कोई दिक्कत नहीं, ओ से क्लियर हो गया कि ये अक्ष है, ठीक है ना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो ये तो अक्ष है। ठीक है, अब कोई अगर रेखा किसके समांतर होती है, वाई अक्ष के समांतर, ये लिखा है मैंने, ये दोनों इधर वाली भी और इधर वाली भी, ये वाई अक्ष के समांतर है। तो कोई भी रेखा अगर वाई अक्ष के समांतर है तो सीधा सीधा तुम्हारे मन में रूल आना चाहिए कि वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू कुछ होता है, x इक्वल टू कुछ। अब वो x इक्वल टू कुछ कितना होता है, वो x इक्वल टू a होता है वैसे नॉर्मली। ठीक है, तो x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी, अब वो जितनी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना, मान लो ये 5 दूरी पे है तो x बराबर 5, मान लो ये मूल बिंदु से 6 दूरी पे तो x बराबर 6, मूल बिंदु से 7 दूरी पे तो x बराबर 7। ठीक है, तो लेकिन रेखा किसके समांतर है, ये y अक्ष के समांतर, लेकिन समीकरण कैसे आ रहा है, x इक्वल टू, तो y अक्ष के समांतर है तो x इक्वल टू आता है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन रेखा ऐसे भी तो हो सकती है कि हो सकता है जो रेखा है, ठीक है, हो सकता है जो रेखा है वो y अक्ष के समांतर तो लेकिन इस इधर की ओर ना हो, मतलब है तो समांतर ही लेकिन इधर की ओर नहीं है, मतलब x की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है, वो इस साइड है। तो अब जो हम ये डिस्टेंस देखेंगे है तो ये 5 ही, लेकिन ये उल्टी दिशा में हो गई ना, तो अब हम x बराबर +5 नहीं बोलेंगे, अब इस रेखा की समीकरण होती है x बराबर -5। तुम्हें पता है ना इनको हम कैसे लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। तो इस बार अब चले तो हैं लेकिन x में नेगेटिव डायरेक्शन में चले हैं तो x बराबर -5 लिखते हैं बच्चों इस केस में। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से ये चीज होनी चाहिए क्या कि अगर y अक्ष के समांतर कोई भी रेखा होती है तो हमेशा उसे लिखते हैं हम, या y अक्ष के समांतर रेखा को लिखते हैं x बराबर कुछ लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो तो x अक्ष तो ये हो गया ना, ठीक है, ये x अक्ष हो गया, तो x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है, x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा हो, ये सारा रिवीजन चल रहा है, ये सारा पिछली 11th में पढ़ा हुआ है।
एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई भी रेखा हो तो वो हमेशा y बराबर लिखते हैं उसे हम, ठीक है। अब लेकिन वो y की अगर धन दिशा की ओर हो तब y बराबर प्लस लिखते हैं, y की ऋण दिशा की ओर तो y बराबर माइनस लिखते हैं, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ कि अगर हम ये अक्षों की भी तो कुछ अपनी इक्वेशन होती होंगी, ठीक है। तो जो x अक्ष है उसका समीकरण क्या होता है बच्चों, x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का तुम देखोगे, x अक्ष तो x अपने ही x के ही समांतर है ना, ठीक है। x अक्ष तो x के ही समांतर हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो x अक्ष का समीकरण कितना होना चाहिए, x अक्ष का समीकरण वो y बराबर कुछ होना चाहिए, लेकिन x अक्ष तो कहीं चलता ही नहीं है इधर उधर, तो कितना होगा y बराबर 0, ठीक है ना। और y अक्ष का समीकरण हम बोले, y अक्ष का समीकरण क्या होना चाहिए, y अक्ष का समीकरण होना चाहिए x0। वैसे भी देखो क्यों होना चाहिए, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष की खास बात है इसमें हम y पे कुछ भी नहीं चलते, y पे कोई डिस्टेंस, x अक्ष में केवल x पे ही चलते हैं, 1 2 3 4, y पे 0 रहता है, इसलिए y 0 होती है इसकी। इस x अक्ष पे y का मान हमेशा 0 होता है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो इस वजह से इनकी समीकरण ये होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत समीकरणों का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है नेक्स्ट, ये तो हो गई समांतर रेखाओं की बात, ठीक है। मतलब ये रेखाएं जो x और y अक्ष के समांतर थी, लेकिन कोई समांतर ना हो तो वो कैसे पहचानोगे कि वो रेखा की इक्वेशन है, वैसे पहचानोगे कि वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म ये है कि x की घात में प्लस x की घात में 1 होनी चाहिए, y की घात भी 1 होनी चाहिए थी। अगर घात 2 3 ऐसे है तो तब वो नहीं होती, ठीक है ना। जैसे तुम वृत्त वाली में देख रहे होगे तो घात 2 थी ना, ठीक है। ऐसे ही तुम दीर्घवृत्त में देख रहे हो तो x की घात 2 है, वहां पे भी y की घात 2 है। ऐसे ही तुम परवलय में देख रहे हो तो y स्क्वायर आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात होती है रेखा के समीकरण की, इसमें x की घात 1 होती है, y की घात भी 1 ही होती है, ठीक है। तो सरल रेखा, इससे तुम आराम से पहचान सकते हो कि ये रेखा की समीकरण है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी लिखी रहती है, मान लो कभी ऐसे लिख सकते हैं 2x, ये y उधर लिखा रहता है माइनस y प्लस 3, तो उससे ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। वो रेखा की समीकरण होती है, ठीक है। तो x और y की तुम अगर घात देख लो एक एक है तो समझ जाना कि ये रेखा की समीकरण होती है, ठीक है। इसमें भी मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मान लो ये c गायब हो जाए, ठीक है ना, अगर x का टर्म भी है y का भी है, c का मतलब हो गया कांस्टेंट नहीं है, द 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, मान लो 8 वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें एक बड़ी हिंट मिलती है हमें, ये रेखा हमेशा किससे होके जाती है, मूल बिंदु से होके जाती है फिर हमेशा ये रेखा, ठीक है ना। ऐसी वाली अगर जो रेखा है ना, तो ये रेखा कुछ ऐसे जाएगी सीधा ऐसे करके, ये तो x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, तो और ये वाली रेखा तो कहीं से भी होके, फिर ये रेखा तो मूल बिंदु से नहीं जाएगी, ये वाली, ये तो फिर कहीं से भी चली जाएगी, लेकिन ये वाली रेखा सीधा फिर इससे होकर जाती है, जिसमें ये कांस्टेंट नहीं होता, ये सीधा मूल बिंदु से होकर जाती है। वो हो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, वो तो तुम बनाओगे ना रेखा, तो तुम्हें बनानी आती है, 2 बिंदु लेके रेखा बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये होगा। और लास्ट, ठीक है, तो रेखा की समीकरण ये भी आने वाली है। लास्ट बच्चों समाकलन सूत्र, ठीक है। एक फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा यहाँ पे लगने वाला है, और ये याद नहीं होगा तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का तुम्हें याद होगा कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने खंडशः समाकलन में बताया था, वहां पे भी मैंने एक बात कही थी कि ठीक उसके अगली एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला नहीं बल्कि ऐसे 3 फॉर्मूले थे, एक था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक वर्गमूल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन वो वाली एक्सरसाइज तुम्हारे सिलेबस से साल हटा दी गई है, ठीक है ना। अब वो क्योंकि सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन उसका जो एक फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, तो मैं उसके बाकी 2 फॉर्मूले लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन उसका जो एक फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वो खंडशः समाकलन में भी यूज हुआ था, और यहाँ पूरा का पूरा यही फॉर्मूला यूज होगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न कर लेना, लर्न करना क्या, ये लर्न खुद ही हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको लिखना है, इसके बाहर x बटे 2 लिखना है, और प्लस क्या होगा a स्क्वायर बटे 2, ठीक है। ए ध्यान रखना, ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a, यहाँ पे स्क्वायर है a का, यहाँ पे a सिंगल है, ठीक है। ये फॉर्मूला, क्योंकि जब तुम इतने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, सब क्वेश्चन में जब यही होगा तो खुद ही फॉर्मूला लर्न हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें अगर तुम्हें आ गई हैं तो अब हम क्वेश्चन इसके अब एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो बच्चों अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं, मतलब उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर तुम्हें पूरी की पूरी चीजें जो मैंने पहले बताई थी अगर समझ में आ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसके सारे के सारे हम क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो पहला उदाहरण है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल है ना,
तुम कहीं ये ना सोचो कि इसका क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल लेंगे। थोड़ा सा तुम देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मैंने बताया ना यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब ये ए जो होती है वृत्त की त्रिज्या होती है ना। तो वृत्त की अगर त्रिज्या पता हो तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे तो आर की जगह ए है तो पाई ए स्क्वायर। एक तरीके से इसका आंसर पाई स्क्वायर आ गया। हमें इसका यूज तुम्हें करना है आंसर को चेक करने में, ना कि आंसर निकालने में। ऐसे नहीं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई स्क्वायर निकाल दिया तो 6 नंबर मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है, तो ये तुम, हालांकि उन्होंने लिखा रहेगा वहां पे, ठीक है ना। यहाँ पे तुम, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही वो है तो इन्होंने बार बार लिख ही नहीं रहे हो इस बात को कि समाकलन का यूज करके लिखिए, लेकिन एग्जाम में वैसे लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको समाकलन का प्रयोग करते हुए ही इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर सकते हो खाली कि इसका आंसर पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई ए स्क्वायर आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें क्या बनाना आना चाहिए, इसको तुम्हें बनाना आना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसको अभी मेरा जो मेन फोकस रहेगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है ना, तो बनाने का मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरीके से बनता है, जो ठीक मूल बिंदु ये एक्स अक्ष वाई अक्ष सब बना दिए, ठीक बीच में इस तरीके से बनता है कि मूल बिंदु ठीक बीच में हो। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ना बच्चों। तो क्षेत्रफल निकालने का बच्चों जो तरीका होता है, ठीक है, वो क्या, अब हम क्या करेंगे इसमें, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या कैसे करते हैं, अभी आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब क्या होता है, तुम ध्यान से देखोगे क्योंकि इस तरीके से बनता है, तो ये बच्चों चारों पार्ट, जो पहला दूसरा तीसरा 4 पार्ट, ये चारों के चारों पार्ट ना बराबर होंगे। ठीक है, ये चारों बराबर होंगे। तो तुम क्या करोगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में तुम केवल कोई एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालोगे, एक भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, और बाकी एक भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, और एक का निकल गया तो उसकी गुणा किससे कर दोगे, टोटल कितने 1 2 3 4 है ना, तो उसकी गुणा 4 से कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो इसका 2 आता है तो 2 चको 8, तो बस आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बस फोकस करना है ओ ए बी, जो ये क्षेत्रफल है ये निकालना है। ठीक है ना, और इसकी गुणा किससे कर देनी, 4 से कर देनी। ठीक है, अब इसको निकालना हमने क्या सीखा है, बिल्कुल सीखा है। ठीक है, कैसे, किस मेथड से सीखा हमने, स्ट्रिप वाले मेथड से सीखा है, एक पट्टी बनाने वाले। ठीक है, अब मैंने बोला था पट्टी कैसे बनाई जाती है। पट्टी इस तरीके से बनाई जाती है कि हमेशा वो एक तरफ किसको छुए, वक्र को छुए, और दूसरी तरफ किसको छुए, दूसरी तरफ अक्ष को छुए। तो बच्चों अगर मैं स्ट्रिप ऐसे में बनाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं स्ट्रिप ऐसे में बनाता हूँ तो एक और वो वक्र को छुएगी और एक तरफ किसको छुएगी, एक तरफ वो अक्ष को छुएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्ट्रिप ऐसे में बनाऊं तो तब क्या गलत होगा, तभी भी वो एक और वक्र को छू रही है और एक और किसको छू रही है, अक्ष को छू रही है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीकों से बच्चों हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हम स्ट्रिप ऐसे बना रहे हैं तो भी वो वक्र को भी छू रही है, और एक तरफ वक्र को छू रही है, एक तरफ अक्ष को छू रही है, ऐसे में भी बना रहे हैं तो भी वही हो रहा है। तो हम कैसे भी इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं तो हम नॉर्मली ये वाला लेते हैं, ताकि हमें लिमिट हमारे वो हमारा डीएक्स, हमने डीएक्स में ज्यादा हमने सीखा हुआ ना सारी चीजें करना। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम डीवाई में ना करने का बजाय डीएक्स में ही करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रिप ऐसे में ही ले ली। ठीक है, ऐसे में ली तो तुम्हें पता है इसकी लेंथ वाई होगी, इसकी ये क्या होगा, डीएक्स होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वाई डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, हमें तो पूरे वृत्त का निकालना है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 की गुणा कर दूंगा मैं, और कौन सा क्षेत्रफल, आकृति ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल। और इस ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना मैंने सिखाया तुम्हें। यही स्ट्रिप तो यहाँ से चलना शुरू होगी और यहाँ तक पहुंच जाएगी लास्ट तक। तुम्हें लग रहा होगा कि इस बार ये ऐसे करके नहीं है, कोई बात नहीं, ये यहाँ से शुरू है यहाँ तक खत्म है, कोई बात नहीं, ये स्ट्रिप छोटी होती चली जाएगी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके, लेकिन इसको कवर करेगी ये स्ट्रिप। इसी स्ट्रिप ने करना है इसको कवर, यही स्ट्रिप देखते रहो। ये स्ट्रिप चल रही है, अभी ऊपर वाले को छू रही है, फिर नीचे को आगे चल रही है, अभी भी तो ऊपर वाले को ही छुए जा रही है, स्ट्रिप चलती जा रही है, अभी भी ये वृत्त को छू रही है, अभी भी वृत्त को छू रही है, यही स्ट्रिप करेगी पूरा कवर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक करेगी। तो अब हमें dx है ना, मैंने बताया था लिमिट हम किधर से किधर की ओर लेते हैं, लिमिट हम dx की डायरेक्शन में लेते हैं जिधर ये स्ट्रिप चलेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रिप ऐसे में चलनी है, ऐसे में यहाँ से चलेगी यहाँ, तो हमें जो लिमिट लेनी है वो जहाँ से शुरू करना है, हमें यहाँ से शुरू करना है ना। ठीक है ना, इस जगह से शुरू करना है, इस जगह पे खत्म करना है। ये स्ट्रिप यहाँ से चलनी शुरू होगी और यहाँ पे खत्म होगी, इस बात को बहुत ध्यान से देख लो। ठीक है ना,
वहां जो मैंने बताया था, ठीक है, वो तो बताया ही था, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है ना। तो क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कहाँ से स्ट्रिप शुरू हो रही है, इस जगह से स्ट्रिप यहाँ से चलेगी और कहाँ पे खत्म होगी, इस जगह पे। तो इस जगह से चलेगी और इस जगह पे खत्म होगी। तो इस जगह पे बच्चों बता सकते हो एक्स की वैल्यू कितनी होगी इस जगह पे। हमें तो dx है ना, इस डायरेक्शन में चलना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, x इक्वल टू 0। तो लोअर लिमिट कितनी ले लेंगे, 0, ठीक है। और अब बात आई अपर लिमिट की। तो अब यहाँ से मैं कहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है ना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त में ये त्रिज्या है ना a², ठीक है। तो त्रिज्या तो a हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, a। तो इसका मतलब है हम लिमिट कितनी लेंगे, 0 से लेके a, 0 से a y dx। तो इतना समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद मैंने बच्चों तुम्हें बताया था यहाँ पे y की वैल्यू भी जरूर रखते हैं, ठीक है ना। y की वैल्यू रखते हैं तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो दे रखा है ना, x² प्लस y² a²। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y² बराबर इतना हो जाएगा, a² माइनस x², y बराबर ये। प्लस माइनस आता है, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है, पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू मैंने रख दिया। जैसे यहाँ पे रखी बच्चों, तो अब देखो ध्यान से, इसका समाकलन बोला था ना मैंने, इसका समाकलन आएगा, बिना इससे समाकलन के कोई क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो सीधा वो लग जाएगा, ठीक है। बताया था ना कि समाकलन के फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। तो x/2 वर्गमूल a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। अभी तो फॉर्मूला एज इट इज लग गया ना बच्चों, वो इसलिए लगा क्योंकि दरअसल ये क्वेश्चन में a² दे रखा है, ना कि ऐसे दे रखा है। मान लो इसी क्वेश्चन में 25 दिया होता, तब तुम इसे लिखते 5 का वर्ग, ठीक है। तब ये यहाँ पे थोड़ा सा लगता तो यही फॉर्मूला, तब जहां पे a था वहां पे 5 लिखते तुम, 5 का वर्ग 25, ठीक है ना, 5 का वर्ग 25, यहाँ पे 5 आता खाली, ठीक है ना। लेकिन अभी क्योंकि एज इट इज ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लिमिट क्या थी, 0 से a ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a वैल्यू, ठीक है, पहले हमें पता ही क्या करते हैं, ए को हम यहाँ पे रखते हैं सारा, फिर माइनस इस 0 को रखते हैं, ठीक है। 4 तो बाहर में, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि 4 सबके बाहर में, ठीक है। तो ए जब हम यहाँ रखेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, a² माइनस, यहाँ पे x की जगह पे जब a रखेंगे तो a² माइनस a², ये 0 हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे हम a रखेंगे, x की जगह पे रखना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। x की जगह पे a रखेंगे तो a/a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0, अब 0 रखेंगे तो बच्चों जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो सब 0 हो गया ना, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, तुम्हें पता है ना साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की तो होती है। तो ये भी 0 हो जाना है, ठीक है। साइन इनवर्स 0 0 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये तो तुम्हें पता चल गया कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब बचा केवल ये वाला पोर्शन, ठीक है, केवल इतना बचा, ठीक है। a²/2 साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, बताओ। साइन किसकी वैल्यू, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की तो होती है, साइन 90 की। तो साइन इनवर्स से साइन किया तो π/2 बच गया। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया πa², और आना भी तो यही था, πr², ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे अच्छे से। तो इस तरीके से बच्चों के क्वेश्चन होने हैं। तो बच्चों आगे नेक्स्ट उदाहरण 2 देखते हैं। अगर तुम्हें उदाहरण 1 समझ में आ गया हो ना, तो बस ऐसे ही आगे सारे के सारे उदाहरण है, ठीक है ना। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण 2 देखो, दीर्घवृत्त का से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तरीके से ये जो दीर्घवृत्त बना है, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। तो सेम ऐसे ही सब चले से बनाएंगे। अभी देखो, अगर तुम देखोगे, अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि a बड़ा है या b बड़ा है, तो तुम कुछ भी बना दो, ठीक है। तुम ऐसे लंबे में भी बना सकते हो और ऐसे में भी बना सकते हो, तुम कैसे भी बनाओ तुम्हारा आंसर वही आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम बनाओगे चाहे जैसे में भी, तुम चाहे ऐसे में भी बनाओगे, लेकिन लोगे तो तुम जो x के नीचे वाला है तुम उसको इस डायरेक्शन में लेते हो, जो y के नीचे वाला है उसको उधर ही लेते हो। चाहे बड़ा करो छोटा करो, उससे आंसर पे क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो तुम्हें मेन है कि डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी क्योंकि a b की कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो हमने इसको ऐसे में ही बना लिया, ठीक है, इस तरीके से बना लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसा कि मैंने बताया था, जो x के नीचे लिखा होता था, x²/a² लिखा है ना, मान लो यहाँ 25 लिखा होता था, तो 5 का वर्ग, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 होती, तो हम यहाँ पे 5 0 लिख देते हैं। और y के नीचे वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होती है, तो यहाँ पे मैंने 0b लिख दिया है, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, b है, ठीक है। अब हमें ये पूरा का पूरा ये निकालना है। तो बच्चों इसमें भी वृत्त की तरह ही होते हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारों बराबर होंगे, तो हमें चारों को निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम केवल
एक ही एरिया को निकालेंगे, मान लो इसे नाम दे दिया हमने ओ ए बी, तो हम केवल इस एरिया को निकालेंगे और इसी की मदद से क्या हो जाएगा, केवल इस एरिया की मदद से इसकी गुणा हम 4 से करेंगे तो हमारा पूरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करें, स्ट्रिप बनाएंगे ना, या तो ऐसे बनेगी या ऐसी। फिर इसमें भी सेम बच्चों हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। क्यों, ऐसे में भी एक तरफ वक्र को टच कर रही है और एक तरफ अक्ष को कर रही है, ऐसे में भी एक तरफ वक्र को कर रही है। लेकिन हम जब दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं ना, तो हम जाता है dx वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा वाला ले लेते हैं। तो हमने ऐसे बना लिया, तो ये डिस्टेंस y होगा, ये dx हो गया। तो क्षेत्रफल क्या हो गया बताओ जरा, 4 गुणा, ठीक है ना, 4 गुणा और इस आकृति का क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल 4 गुणा आकृति OAB का क्षेत्रफल। अब हम OAB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, y की गुणा dx से, ठीक है ना, y dx, ठीक है ना। अब हम लिमिट देखेंगे dx किधर, कहाँ से लेके, ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये स्ट्रिप यहाँ से शुरू होगी बच्चों और खत्म हो, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस x की कितनी है 0 और यहाँ पे x की डिस्टेंस कितनी है a, ठीक है ना, यानी कि लिमिट हो जाएगी 0 से a। ठीक है बच्चों, तो बस अब नेक्स्ट है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए बच्चों हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो हमें दिया है ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल है, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर भी उधर चला जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब हम वाई स्क्वायर है ना, हम तो वर्गमूल करेंगे, तो बी स्क्वायर का वर्गमूल बी, ए स्क्वायर का ए, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो वाई की वैल्यू जैसी मैंने यहाँ पे रखी बच्चों, तो तुम देखोगे कि लगभग वही चीज तो आ गई, केवल बी बटे ए तो अलग है पहले जो किया था। तो बी बटे तो कांस्टेंट है, उसे मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो ये हो गया 0 से ए वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये तो पहली वाली कैलकुलेशन आ गई जो अभी हमने किया था, ठीक है, वो सभी हम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इस बार क्योंकि बाहर 4b बटे ए, तो आंसर थोड़ा सा 4a स्क्वायर नहीं आएगा, 4a इंटू बी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका भी तुम आंसर याद रख सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि उस वाले में a इंटू ए हो रहा था, एक तरीके से आंसर 4a स्क्वायर आ रहा था, 4a इंटू ए। यहाँ पे इसकी एक तरीके से तुम 2 त्रिज्याएं समझ लो, एक त्रिज्या a एक त्रिज्या b, तो 4 मतलब पाई a इंटू बी इसका आंसर होगा। ये भी तुम याद रख सकते हो कि एग्जाम में कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने। तो बच्चों ऐसे ही अगर हम देखें उदाहरण 3, ठीक है, उदाहरण 3 अगर हम देखेंगे तो वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तुम एक खास बात देखोगे, इससे ये उदाहरण थोड़ा अलग है और उससे, ठीक है ना, लेकिन होगा वैसे ही। लेकिन तुम एक चीज ध्यान से देखोगे, वहां पे लिखा था वृत्त, इससे पहले फिर अगले वाले में लिखा था दीर्घवृत्त, यहाँ पे वक्र लिखा है, ठीक है। तो जब ऐसे लिखा हो तो तब मतलब वहां पे तुम्हें खुद से पहचानना होता है, ठीक है। तो जैसे लिखा है वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने अभी तुम्हें बताया था, याद करो जरा, ठीक है, ध्यान आ रहा होगा। क्या है ये, किस चीज का है, जब एक और वर्ग रहता है एक और सिंपल y रहता है, ठीक है। ये है किसका, परवलय का, ठीक है ना। परवलय में भी किस तरीके से मैंने तुम्हें ऐसे बताया था ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वायर इधर लिखा है, वाई इधर लिखा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या हमने इसको पढ़ा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay करके पढ़ा था ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, कैसा परवलय होता है, ये ऐसा परवलय होता है, हम इससे इस y से हम क्या करते हैं, इस y से हम क्या करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस y से करते हैं कि प्लस है या माइनस है, ठीक है, स्क्वायर वाले से नहीं, बिना स्क्वायर वाले से, ठीक है। तो ये प्लस है ना, तो इसका मतलब है ये एक ऐसा परवलय होगा जिसका मुंह किधर की ओर खुला होगा, जिसका मुंह y अक्ष की धन दिशा की ओर खुला होगा बच्चों, ठीक है। तो हम इस जाएगा तो मूल बिंदु से होके, ये तो इसका मतलब ये ऐसा वाला है जिसका y अक्ष की धन दिशा की ओर इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है, ये ऐसा वाला है, ठीक है। तो हमने इससे पता लगा लिया। तो हम ऐसे करके इसको बस बनाना आना चाहिए हमको, कि इस तरीके से हमने इसको बना लिया, ठीक है। बस केवल इतना बना लिया ना, हमने गलत बना दिया ना इसको, तो तब हमसे क्वेश्चन ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मोटा मोटा तुम्हें केवल ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बनाना आना चाहिए, ये बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि वक्र उन्होंने कहा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लिया। और बनाए किस बेस पे, हमने इस बेस पे बनाया कि हमें पता है ये परवलय की इक्वेशन थी, तब हमने इसको ऐसे बनाया, ठीक है। ऐसे नहीं तुम बिंदु लेके कहीं वहां पे लग गए कि x 0 रख के और बिंदु लेके तब इसे बना रहे हो, ठीक है। तो समझना है कि ये किस चीज की इक्वेशन थी, तब इसको बनाएंगे, उस बेस पे बनता है,
ठीक है, तो ये बना लिया। मेन इसमें ये था तुम्हें डायग्राम बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है रेखा y इक्वल टू 4। तो अब तुम्हें रेखा y बराबर 4 बनानी आनी चाहिए कि मैंने तुम्हें बताया था ना, रेखा जो y बराबर इस तरीके से होती है वो हमेशा किस अक्ष के समांतर होती है, मैंने बताया था अभी वो x अक्ष के समांतर होती है, x अक्ष के। दूसरा पॉजिटिव है कि y का मान 4 है तो समांतर तो होगी लेकिन धन दिशा की ओर, इधर की ओर होगी। ठीक है, तो रेखा कैसी होगी ये मैंने अभी समझाया था। तो ये y बराबर करके जो रेखा होती है वो x अक्ष के समांतर होती है, और क्योंकि प्लस में है ये तो ये x अक्ष के समांतर तो होगी, साथ में y अक्ष की प्लस दिशा की ओर होगी, क्योंकि y बराबर +4 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी +4 होगी। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे एरिया। हमें पूछा क्या एरिया, पूछा एरिया कि y बराबर जो x² है ये और रेखा y बराबर 4 इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस बार क्वेश्चन को समझ जाना, ठीक है ना, ये और रेखा y बराबर 4, इसका मतलब ये पूरा एरिया हमसे पूछा है OAB, और ये मान लो इसको नाम दे दो C। तो हमसे ये पूछा है कौन सा वाला, OCAB, ठीक है ना, OCAB, ठीक है, तो हमसे ये पूछ रखा पूरा का पूरा। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि ये परवलय जो है ये इस तरीके से होता है कि इधर और इधर बराबर होता है, तो हमें दोनों निकालने की जरूरत नहीं, हमें केवल एक तरफ का एरिया निकालेंगे और उसकी गुणा किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तुमने ज्यादातर क्वेश्चन सारे ऐसे ही देखोगे, कभी 4 से गुणा करा कभी 2 से कर। तो हमको पूरा एरिया नहीं निकालना है, हम ऐसे नहीं पहले इसको निकालें फिर इसको निकालेंगे जोड़ें, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो केवल एक तरफ का निकालो। तो हम इसको अभी निकालेंगे और हम करेंगे। अब बच्चों इस बार बताओ जरा कि स्ट्रिप कैसे बनेगी। ठीक है, अभी तक हम ऐसे लंबे में स्ट्रिप बना रहे थे ना, और मैंने बताया था ऐसे में भी बन जाती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे में भी बन जाती स्ट्रिप और ऐसे में भी बन जाती। ठीक है, दोनों में बन रही थी अभी तक। क्या अभी भी दोनों बन रही है? देखो बच्चों ध्यान से, अगर अभी मैं, क्योंकि एरिया हम केवल फोकस एरिया पे ही करना, स्ट्रिप हमें एरिया के अंदर ही लेनी है। ठीक है, अब हम कौन सा एरिया निकालना चाह रहे हैं, वो एरिया हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये OAB ये एरिया निकालना चाह रहे हैं, उसकी फिर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब एरिया ये निकालेंगे तो मैं स्ट्रिप अगर ऐसे लंबे में बनाऊं तो यहीं तक तो जाएगी वो स्ट्रिप। तो ध्यान से देखोगे तो स्ट्रिप एक और तो वक्र को छू रही है और दूसरी ओर अक्ष को नहीं छू रही है। मैंने कहा था वो फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं, y dx या x dy वाला फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब वो एक और वक्र को छूती है। अभी वक्र को तो छू रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्ट्रिप अगर हम बना लेते हैं, वक्र को तो छू रही है एक और, लेकिन दूसरी ओर वो किसको छू रही है, दूसरी ओर वो इस रेखा y बराबर 4 को छू रही है। जबकि मैंने बोला था वो हमेशा या तो x अक्ष को छूनी चाहिए या y अक्ष को छूनी चाहिए, तभी हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो इस वजह से हम स्ट्रिप अब ऐसे में हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे में वो y dx या x dy वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल तुम समझ लेना। ठीक है, होने के लिए हो जाता है ऐसे में भी, फिर वो फॉर्मूला नहीं लगता, एक दूसरा फॉर्मूला लगता है, उसकी मदद से होता है। वो एक्सरसाइज दरअसल तुम्हारी पूरी की पूरी गायब भी हो चुकी है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में था 8.2 में। ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला। तो अगर कहीं पे अगर उसका यूज होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल तुमको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, तो तुम उस फॉर्मूले का यूज ना करके अभी जो तुम पढ़ाई है, ठीक है, उसी को यूज करो। क्या, एक तरफ वक्र एक तरफ अक्ष, या तो x अक्ष या y अक्ष। तो अभी अगर ऐसे में बनाते हैं तो एक तरफ रेखा और एक तरफ क्या है, परवलय है। ठीक है, अक्ष कहीं तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसे में बनाएं तो तब एक तरफ वक्र को छू रहा है और एक तरफ किसको छू रहा है, अक्ष को छू रहा है, y अक्ष को। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल जो हमने पढ़ा हुआ वो आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे में बनाएंगे स्ट्रिप इस बार। ऐसे में हम लेंथ कितनी लेते हैं, x, ठीक है ना, ऐसे में लेंथ कितनी लेते हैं, y, तो ये dy हो जाएगी, छोटी वाली लाइन को dy लेते हैं। तो इसका मतलब है जो हमको आकृति चाहिए, पूरी की पूरी आकृति चाहिए, अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमें चाहिए OCAB, वो कितना होगा, 2 गुना आकृति OAB का क्षेत्रफल। इस आकृति की गुणा अगर हम किससे कर दें, 2 से कर दें, 2 गुना और आकृति OAB का क्षेत्रफल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब OAB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, x इंटू dy कर देंगे, x इंटू dy। नेक्स्ट है लिमिट। इस बार अब स्ट्रिप कैसे चलेगी बच्चों, इस बार स्ट्रिप क्या अभी भी ऐसे में ही चलती रहेगी स्ट्रिप, ऐसे करके, ऐसे नहीं ना, इस बार स्ट्रिप ऐसे बनी हुई है ना, तो कैसे चलेगी, यहाँ से चलना शुरू होगी, इस जगह से ऐसे 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 चलती रहेगी और यहाँ तक जाएगी। कहाँ, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, y बराबर 0। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, y बराबर कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, तो लिमिट कितनी ले लेंगे, 0 से 4। ठीक है, अब आ गया x dy। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने बताया था ना, यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं, अभी y नहीं है, अभी x है, तो अभी हम x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अभी तक हम बार बार y की वैल्यू निकाल के रख दे रहे थे,
लेकिन अभी तो x है ना, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब जब y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर y है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा वर्गमूल y हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर वर्गमूल y हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रख देंगे। अब तो समाकलन करना आसान है, बस ये समझना कि dx होता था यहाँ पे x होता था। अभी y है तो कंफ्यूज मत होना, t में भी तो करते थे हम वर्गमूल t और dt, तो बस सेम ऐसी y है, वही फॉर्मूला लगाना। y की घात 1/2 का क्या होता है, x की घात 1/2 का, x की घात 1/2 + 1 और 1/2 + 1 नीचे आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब भी रखेंगे, ठीक है, तो इजीली ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम 4 की घात 3/2 है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 4 को हम ऐसे लिख देते हैं 2 का वर्ग, तब ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की घात 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 32/3। तो इसमें बच्चों एक लास्ट उदाहरण में 5 करा रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि अब मैं इतना कुछ तुम्हें बता चुका हूँ, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा ये। ठीक है, दीर्घवृत्त सबसे पहले बात करें, दीर्घवृत्त का है उसने, तो दीर्घवृत्त हमने ये बना लिया। ठीक है ना, ऐसा एक्स स्क्वायर ये हमने पहले भी बनाया था। ठीक है, तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है दीर्घवृत्त में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b होती है। ठीक है, लेकिन देखो ये थोड़ा सा अलग है, इस बार दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा है दीर्घवृत्त तो बनाना पहले, बना लिया। ठीक है ना, नेक्स्ट है एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर ae से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां b² बराबर इतना दिया है, e < 1। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ये आगे ये चीज दी है ना, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया है ना, इसका क्वेश्चन में नो यूज है। ठीक है, तो इससे तो डरना मत, केवल यहाँ तक पढ़ो, क्वेश्चन को कीजिए बस, इसका नो यूज है, इसका कहीं यूज नहीं होने वाला इसका। ठीक है, तो अब तुम्हें बिना इसके यूज किए क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखो क्या है इसमें, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्या बोला, ये तो तुमने बना लिया। नेक्स्ट लिखा कोटियों x बराबर 0 और x बराबर a, तो x बराबर 0 तो बच्चों मैंने तुम्हें बताया था ना, x बराबर 0 किसको बोलते हैं, y x को बोलते हैं ना। x बराबर 0 तो एक तरीके से यही हो गया y x, पीछे बताया था ना मैंने तुम्हें, x बराबर 0 मतलब होता है y x, तो y x। ठीक है ना, और x बराबर a, तो मैंने बताया था x बराबर कुछ भी अगर ऐसा होता तो हमेशा y x के समांतर एक रेखा होती है, तो हम y x के समांतर एक रेखा हम आगे बनाएंगे। ए ई है, अभी x बराबर मान लो 5 होता तो हम 5 दूरी पे बनाते, लेकिन अभी हमें पता नहीं है ए ई, तो हम क्या करेंगे, हम लगभग यहाँ कहीं पे बना देंगे इसे बीच में। ठीक है ना, तो ये x बराबर ए ई रेखा है ये वाली। ठीक है, ये रेखा x बराबर ए ई है, तो ध्यान से सुनो, ये तो क्या हो गई x बराबर 0, ये वाली रेखा y x, ये हो गई x बराबर ए ई। तो तुम्हें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, तुम्हें दीर्घवृत्त में x बराबर 0 और x बराबर a, ये रेखा, इनके बीच वाला क्षेत्रफल, मतलब तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है ये सारा, ये। ठीक है, आया समझ में। x बराबर 0 का मतलब होता है y x, x बराबर a ही रेखा कोई ऐसे है यहाँ पे। ठीक है ना, और तुम्हें इन दोनों रेखा के बीच का क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है। ठीक है ना, और साथ में दीर्घवृत्त भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्रफल निकालना तुम्हें, a b c d o e, ये क्षेत्रफल तुम्हें निकालना। तो लेकिन फिर से वही चीज, अगर तुम क्षेत्रफल निकालोगे तो ध्यान से देखोगे कि तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर ही तो दिख रहा है तुम्हें, इधर वाला और इधर वाला, तो तुम कोई एक इधर वाला निकाल लो और उसकी गुना 2 से कर लो। तो इसके लिए अब हम स्ट्रिप बनाएंगे फिर से बच्चों, ऐसी तो ऐसे ही बनेगी, तो कितनी बार तुम्हें बता दे स्ट्रिप, तो y dx करके स्ट्रिप बनेगी। इस बार अगर हम लिमिट करेंगे, स्ट्रिप ऐसे में चलेगी ना, तो यहाँ पे x का मान 0 है, यहाँ पे x का मान कितना है, a ही है। ठीक है, तो 0 से a। ठीक है, फॉर्म, और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये पहले निकाली थी, अभी भी तो निकाली थी दीर्घवृत्त वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये यहाँ रखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला आ गया जो हमेशा आ रहा है। ठीक है, a² - x² का वो लगाएंगे, लिमिट थोड़ी सी चेंज है, इस बार a ही है। ठीक है ना, a ही है, तो तुम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a ही रखते जाओ बच्चों, और ये इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इधर वाला तो 0 आएगा, जहाँ पे हम रखेंगे ना a, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे a² को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 - e² ये आ जाएगा। फिर जो a² है, वर्गमूल a² है, तो ये a हो जाएगा ना, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाली लाइन में क्या होगा, मैंने थोड़ा एक लाइन छोड़ दी, क्या a²/2 बाहर आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा। जब a²/2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, e इंटू ये और साइन इनवर्स ई। ठीक है ना, a²/2 यहाँ कॉमन आ गया, जैसे ही कॉमन आएगा तो a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो a भी आ जाएगा ना। इस तरीके से बच्चे ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस के लिए अब तुम्हें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस भी तुम्हें करने हैं कुछ इससे रिलेटेड ही।
ठीक है बच्चों, तो होमवर्क में तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले तुम ये समझो कि इसके एग्जाम्पल देखो कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स को तुम कभी भी ये लेके नहीं चलना इसी चैप्टर के, नहीं किसी भी चैप्टर के, ठीक है ना, सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल को हम छोड़ देंगे, एक्सरसाइज ही करेंगे। यहाँ देखोगे तो एग्जाम्पल ही आ रखे हैं हमेशा एग्जाम में। एग्जाम्पल 1 है 2006 में नंबर का आ रखा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो कौन सा एग्जाम्पल 2 है, ये देखो ये 2018 में आ रखा है, ये 6 नंबर का। मैंने बताया था आता तो 6 ही नंबर का इससे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल 3 है, इसी टाइप का, थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस है, ये 2015 में आ रखा है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे देखो बच्चों, ये कौन सा एग्जाम्पल 4 है ना, एग्जाम्पल 4 है, ये भी आ रखा है, ठीक है, 2016 में आ रखा है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है खाली, यहाँ पे 16 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज से नॉर्मली वैसे ही पहले इतने क्वेश्चन आते थे, तो अब केवल यही क्वेश्चन एक्सरसाइज बची है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से तुम करोगे।